हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं आपके लिए जो हमारी आईटीआई फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही थी, ठीक है, उसमें नया टॉपिक लेके आया हूं जो हमारा चैप्टर सेकंड का पार्ट भी लेके आया हूं। ठीक है, चैप्टर सेकंड हमने स्टार्ट कर लिया था, जिसका पार्ट भी आज मैं लेके आया हूँ। ठीक है, साथ में हमारा जो सेकेंड ईयर का कोर्स भी चल रहा है साथ में। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें हम उसमें भी हम सेकेंड चैप्टर हम आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हमारा टारगेट है 1 महीने में दोनों कोर्स कंप्लीट कराना है, यानी 1 महीने के अंदर आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आज हम पढ़ेंगे ओम का नियम तथा किरचॉफ का नियम। ठीक, तो ओम के नियम और किरचॉफ के नियम आज हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आपका बिजली का सर्किट क्या है, यानी सर्किट किसे कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तो इसमें हम देखते हैं सर्किट, आपको सिंपल पता होगा, जैसे हम डायरेक्ट तुरंत इसको डायरेक्ट कैसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सर्किट हमारा क्या होता है, एक हमें सोर्स चाहिए होता है और एक लोड चाहिए होता है। ठीक है, तो सोर्स हम यहाँ पे बैटरी भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमने बैटरी बनाई है। यहाँ पे बैटरी आपको पता है बैटरी कैसे बनाते हैं, ऐसे एक बड़ा डंडा फिर छोटा डंडा फिर बड़ा डंडा फिर छोटा डंडा। ठीक, ऐसे हम ये एक सेल है, ये एक सेल है, यानी एक बड़ा एक छोटा डंडा मिला के एक सेल बनता है। तो यहाँ पे हमने 2 सेल यूज़ कर रखे हैं। ठीक है, ऐसे हम 3-4 सेल मिला के एक बैटरी बना सकते हैं। तो प्लस माइनस, जो बड़ा डंडा होता है प्लस का, छोटा डंडा माइनस का। ठीक, तो यहाँ पे एक बैटरी यूज़ कर रखी है, एक लोड यूज़ कर रखा है। इस बैटरी से हमने एक क्या लगा रखा है, बल्ब लगा दिया आपका। ठीक है, बल्ब क्या हो गया, एक लोड हो गया आपका। साथ में हमें जो सर्किट में यूज चाहिए होती है सेफ्टी के लिए फ्यूज़ लगा दिया, एक सीरीज में लगा दिया, एक स्विच लगा दिया। ठीक है, तो इन सबको लगाने से क्या हो जाता है, एक हमारा एक क्या बन जाएगा, एक सर्किट बन जाएगा। इसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, जिसमें हम वायर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इन सबको मिला के एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया आपका। तो सिंपल था ये, ज़्यादा इसमें समझने वाली चीज़ नहीं है। ठीक, आगे हम इसमें डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें आता है टाइप्स ऑफ सर्किट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्किट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट, नेटवर्क सर्किट। ठीक है, नेटवर्क सर्किट के अंदर हम शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट पढ़ेंगे आपका। ठीक, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा आदर्श सर्किट किसे बोलते हैं, पूर्ण सर्किट, पूर्ण या आदर्श सर्किट। तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, पूर्ण या आदर्श किसे बोलते हैं हम, पूर्ण के यानी जो जिसमें सब चीज़ लगा होगा क्षमता के अनुसार। यानी अगर हमें 5 एम्पियर का फ्यूज चाहिए तो हमने 5 एम्पियर का फ्यूज यूज़ कर रखा है। ठीक है, हमने 60 वाट का बल्ब चाहिए तो 60 वाट का बल्ब यूज़ कर रखा है। हमें 24 वोल्ट की बैटरी चाहिए तो 24 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रखे। तो ये क्या हो गया, एक पूर्ण और आदर्श सर्किट हो गया। ठीक है, उसके अंदर आता है आपका सीरीज सर्किट। ठीक है, तो सीरीज सर्किट क्या होता है, सीरीज का मतलब होता है, जैसे आपको दिख रहा होगा, लोडों को क्या है आपस में सीरीज में जोड़ रखा है। एक जैसे R1 के बाद R2, R2 के बाद R3, तो ये क्या हो गया, एक सीरीज में हो गए ऐसे, फिर एक और जोड़ दिया हमने और एक ऐसे। ठीक है, यानी समझ लो ये R1 एक बल्ब है, R2 एक बल्ब है, R3 एक बल्ब है। इनको इस तरीके से जोड़ देंगे तो सीरीज में हो जाएगा। सीरीज में क्या होता है, जो करंट आएगी तीनों में वही करंट जाएगी। अगर मान लो 2 एम्पियर की कोई करंट आ रही है यहाँ पे, ठीक, तो 2 एम्पियर की करंट इस बल्ब में भी जाएगी, इस बल्ब में भी जाएगी, इस बल्ब में भी जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको बल्ब मान लेते हैं। अगर रेजिस्टेंस मान रहे तो रेजिस्टेंस मान लो सेम, सारे रेजिस्टेंस में एक ही करंट जा रही है, तो ये सीरीज में हो गया आपका। ठीक, तो इतना ही था इसमें सीरीज में। फिर आता है पैरेलल। ठीक है, आगे हम देखेंगे सीरीज में क्या होता है, करंट तो सेम होती है मगर वोल्टेज अलग अलग होगा। इस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज अलग होगा, इस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज अलग होगा, इस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज अलग होगा। वो अभी मैं आपको इसके बाद पढ़ाऊंगा जब इन पे क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, अभी सीरीज पैरेलल दोबारा आएगा आपका, आज ही जो पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, पीछे है वो। तो अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, सीरीज मतलब एक के बाद एक बार। दूसरा आता है समांतर सर्किट। समांतर सर्किट में क्या होता है, इस तरीके से जुड़ता है आपका। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये बैटरी है तो बैटरी का प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे बैटरी के प्लस से और उसके बीच में एक बल्ब लगा देंगे ऐसे, मतलब बैटरी का एक लेंगे। ठीक है, और नेगेटिव का एक लेंगे, बैटरी का पॉजिटिव का लेंगे, नेगेटिव को लेके एक रेजिस्टेंस लगा दे, एक बल्ब लगा दिया हमने ऐसे। ठीक, अगर हमें एक से ज़्यादा जोड़ने हैं तो इसको फिर ऐसे जोड़ दिया, एक और को। ठीक, एक और जोड़ना है तो इसको ऐसे जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, एक पैरेलल सर्किट बन गया आपका।
पैरेलल में क्या होगा आपका, मान लो यहाँ से कोई करंट जा रही है आई, तो क्या हो जाएगी, हर बल्ब में अलग अलग करंट जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो करंट जाएगी वो इस पॉइंट में जाके डिवाइड हो जाती है। आपको पता है कोई भी पॉइंट होता है, अगर उससे दो तार ऐसे निकल देगी, ऐसे ऐसे एक तार आ रही है और यहाँ से हमने दो तार ले ली, ठीक है, दो कनेक्शन ले लिया, तो यहाँ से जो करंट आएगी वो डिवाइड हो जाएगी, कुछ करंट यहाँ चले जाएगी, कुछ यहाँ चले जाएगी, ठीक है। मान लो 10 आ रही है तो मान लो 2 यहाँ चले गई, 8 यहाँ चले गई, वो लोड के हिसाब से जाती है, ठीक है, कि हमने किस तरह का लोड यूज़ कर रखा है। लोड यानी कितने वाट का बल्ब लगा रहा है, कितने वाट का फ्रिज लगा रखा है, जो भी लोड हमने लगा रखा है, ठीक है, उसी के हिसाब से करंट जाती है तारों में। तो वैसे ही यहाँ पे ये जंक्शन है, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी करंट, कुछ करंट यहाँ चले जाएगी, फिर कुछ करंट यहाँ चले जाएगी, फिर ये वाली करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, कुछ यहाँ चले जाएगी, कुछ यहाँ। कहने का मतलब है सब में अलग अलग करंट जा रही है, तो इसलिए क्या हो गया, पैरेलल हो गया। वोल्टेज सेम जाती है तीनों में पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। तो आई होप आपको सीरीज पैरेलल समझ में आ गया। सीरीज में करंट सेम होती है, वोल्टेज अलग अलग होती है। समांतर में वोल्टेज सेम होगी, वोल्टेज इस बल्ब में भी वोल्टेज वही जाएगी। अगर 24 वोल्ट की बैटरी है तो इसमें भी 24 जाएगी, इसमें भी 24 और इसमें भी 24 जाएगी, ठीक। मगर करंट अलग अलग जा रही है क्योंकि ये डिवाइड हो जाती है करंट इसमें, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है सीरीज और पैरेलल सर्किट। सीरीज पैरेलल सर्किट का मतलब होता है जो सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट है, इन दोनों को मिला के अगर हम जो नया सर्किट बनता है उसको सीरीज पैरेलल सर्किट बनाते हैं, वो होता है। अब इसमें हम जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, इस बुक में जो एग्जांपल दिया है उसी से हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें क्या करेंगे, एक हमने मान लो ये बल्ब ले लिया, बल्ब का तो सिंबल है नहीं है, रेजिस्टेंस है, मान लो एक रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। उसके बाद ये इसके सीरीज में हम जोड़ देते हैं एक पैरेलल सर्किट। इस बल्ब के या इस रेजिस्टेंस का अगर हमें सीरीज में जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, यहीं पर जोड़ेंगे इसके बाद, और इस सीरीज इसके बाद जो हमने जोड़ा वो हमने पैरेलल सर्किट जोड़ दिया, ऐसे और ऐसे। तो ये क्या कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज पैरेलल का हो गया। यानी ये जो R1 है ये इसके साथ सीरीज में है, ठीक है, मगर इसमें एक पैरेलल सर्किट भी यूज़ होगा। कैसे, जो करंट यहाँ से जाएगी, मान लो आई करंट जाएगी, ठीक, तो R1 में भी वही करंट जाएगी और इस पूरे वाले में भी वही करंट जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये और ये पूरा आपस में क्या है, सीरीज में है, मगर यहाँ पे जो करंट जाएगी वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ इधर, और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। पूरा R1 के साथ सीरीज में है, ठीक, मगर आपस में ये पैरेलल में, क्योंकि इनमें करंट डिवाइड हो रही है। तो ये कैसा सर्किट बन गया, सीरीज पैरेलल सर्किट बन गया आपका, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला आता है इसमें जालीदार सर्किट। जालीदार सर्किट जैसा आपको दिख रहा होगा ये सर्किट, ठीक है, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में होता है, तो इनको जालीदार सर्किट बोलते हैं। ये आपके होते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट भी बोलते हैं इन लोगों को, ठीक है, जिसमें हम इन जो ये रेजिस्टेंस है इनको अलग अलग मेथड से जोड़ते हैं, ठीक। तो ये जालीदार सर्किट हो गया आपका। इसमें कुछ समझने के लिए नहीं, इसमें क्या होता है, जालीदार में कुछ आपस में सीरीज में होता है, कुछ पैरेलल में होता है, तो एक मतलब एक जटिल सर्किट बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं जालीदार सर्किट, ठीक। एग्जाम्पल इसका व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो जालीदार सर्किट होता है आपका। अभी हम इसको आगे समझेंगे, सब आपका आगे आएगा ये, ठीक। अभी मैं इनको बेसिक समझा रहा हूँ आपको। फिर आता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट आप सबको पता होगा, शॉर्ट क्या होता है, या तो हमारा जैसे फेस आपस में टच हो जाए, फेस न्यूट्रल आपस में टच हो जाए, ठीक है, बिना लोड के, ठीक, या आपका फेस अर्थ से टच हो जाए तो उसे शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ओपन सर्किट क्या होगा, मान लो हमारा जो भी सर्किट ओपन हो जाए, यानी हमने कुछ वायरली, ठीक है, उसमें कोई लोड कनेक्ट नहीं किया, तो वो क्या हो गया आपका, ओपन सर्किट हो गया, ठीक है, उसमें अगर लोड कनेक्ट नहीं किया। अब आगे पढ़ते हैं हम ओम का नियम, ठीक। ओम का नियम देखते हैं। तो ओम का नियम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अब हम समझते हैं ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम देखते हैं हम, जब किसी सर्किट की भौतिक अवस्थाएं, ठीक है, कोई भी सर्किट हमने बनाया है, मान लो हमने एक सर्किट बनाया है ऐसे, ठीक है, इसमें एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सिंपल सर्किट बना दिया मैंने। तो किसी सर्किट में भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, अगर ये आपका स्थिर है, कांस्टेंट है, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है
तो क्या होगा आपका जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। अगर भौतिक अवस्थाएं सेम है, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, भौतिक अवस्थाएं तापमान और प्रेशर, ठीक है। तो वोल्टेज समानुपाती होता है करंट के, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर अब वोल्टेज हम यहाँ से बढ़ा रहे हैं, अगर हमने अब ये जो बैटरी है यहाँ से अगर हम बढ़ा रहे हैं इसकी वोल्टेज को, तो करंट भी आपका सर्किट में बढ़ जाएगा। यही हमारा ओम का नियम है। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटा रहे हैं तो करंट भी घटेगा। यही ओम का नियम है आपका। ठीक, सिंपल, इतना याद रखो। क्या, अगर भौतिक अवस्थाएं आपकी सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर आपका कांस्टेंट है, तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटाने पर करंट भी घटेगा, यानी समानुपाती। समानुपाती का मतलब यही होता है, एक चीज़ बढ़ाने पर दूसरी भी चीज़ भी बढ़ेगी और एक घटाने के तो दूसरी चीज़ भी घटेगी। तो इसको बोलते हैं समानुपाती। और अगर हम क्या करें, यहाँ पे इसको और सॉल्व करें, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया i के, ठीक है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो v बराबर, प्रोपोर्शनल की जगह हम r एक कांस्टेंट लेते हैं तो i इंटू आर, ठीक है। तो r की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो कैसा आएगा, ये i इसके नीचे चल जाएगा तो v अपॉन आई। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि जो v और i का जो रेशियो होता है, यानी अगर इनको अपॉन में लिख रहे हैं तो इनका रेशियो हमेशा r के बराबर होगा, जो रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है। और ये कांस्टेंट होता है, r की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अगर हमने यहाँ पे 20 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ किया है तो 20 ओम का ही रहेगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है आपका, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए हमें इसको कांस्टेंट रखना है, स्थिर रखना है। तो v अपॉन आई का रेशियो हमेशा नियतांक होगा आपका, स्थिर होगा, ठीक। तो यही ओम का नियम है। ओम का नियम मैंने, ओम के नियम पे मैंने वीडियो भी बनाई है, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसको डीपली समझाया है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं अगर आपको अच्छे से इसको समझना है, ठीक। इसके बाद जो ओम का नियम अभी हमने निकाला R इक्वल टू, ठीक है, V अपॉन आई, ठीक। V को हम E भी लिख सकते हैं, ये भी एक वोल्टेज होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ से सारे फॉर्मूले निकल सकते हैं। आई R इक्वल टू वी अपॉन आई लिख लो, या I इक्वल टू वी अपॉन आर लिख लो, ठीक है, या V बराबर आई आर लिख लो। तीनों एक ही फॉर्मूला ये है, ठीक है। हमें जोन सा फॉर्मूला चाहिए होगा क्वेश्चन में वो यूज़ कर लेंगे, तीनों ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो यही फॉर्मूले यहाँ पे दिए हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, करंट की एम्पेयर होती है और वोल्टेज की वोल्ट होती है, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट जो इसमें दे रखा है, ये इसमें ये डब्बा बना के दे रखा है, तो इसको भी आप इजीली समझ सकते हो, एक डब्बे से समझ ले, ठीक है। अगर हमें ई यानी ई होता है वी, ई या लिख लो या वी, तो वी का फॉर्मूला क्या बन सकता है, वी बराबर हो जाएगा आई इंटू आर, आई इंटू आर, ठीक है। इस वाले में ये जो ई है, ई अगर हमें आई की वैल्यू निकालनी है तो आई बराबर क्या हो जाएगा, अगर हमें यहाँ पे आई की वैल्यू निकालनी है तो आई को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, ई अपॉन आर। ई को हम वी लिखते हैं तो वी अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो आर को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, ई अपॉन आई, तो आर इक्वल टू ई अपॉन आई। तो इस तरीके से एक इससे भी आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, जो मैंने 3 फॉर्मूले नीचे लिखाए थे वही फॉर्मूला ये भी, ठीक। तो इस डब्बे से भी याद सकते हो, याद कर सकते हो, इससे तुम भूलोगे नहीं। अगर ये डब्बा आपको याद है कि ऊपर ई होगा नीचे आई आर होगा, तो जब भी जो क्वेश्चन में जो भी पूछेगा उस तरीके उसी को हम निकाल सकते हैं। अगर ई पूछेगा तो आई इंटू आर कर दोगे, आई पूछेगा तो ई अपॉन आर कर दोगे, और आर पूछेगा तो ई अपॉन आई पूछ कर लोगे, ठीक। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, ये आपका ओम का नियम था। अगर इसमें ग्राफ पूछता है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, वी और आई के बीच में ऐसे एक लीनियर ग्राफ बनता है, ठीक है, सीधी लाइन आती है यहाँ पे, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, ये होता है आपका आर, ये जो लाइन होती है आर होती है, ठीक है, ग्राफ होता है इनके बीच में। अब हम इसमें सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है। ओम का नियम इतना ही था आपका, आप इसको जरूर पढ़ लेना। ओम का नियम आपका डीसी और एसी दोनों में यूज़ होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। डीसी हो या एसी सर्किट दोनों में यूज़ होता है आपका ओम का नियम। एसी में कहीं कहीं यूज़ नहीं होता, ठीक, मगर होता है यूज़ आपका। फिर आता है सीरीज सर्किट, और जो तुम्हारा ओम का नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू से, इंटरव्यू के व्यू से भी, तो आप इसको ज़रूर याद कर लेना, लिख लेना इसको, ठीक है। पेपर में भी इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब आता है सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट किसे बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्या करेंगे, रजिस्टेंस ले या बल्ब ले, उनको ऐसे जोड़ दें एक के बाद एक, एक फिर एक, ठीक है, फिर एक,
तो ये क्या हो गया, एक सीरीज सर्किट हो गया। ठीक है, तो सीरीज सर्किट में जो करंट होती है वो आपकी सेम होती है। ठीक है, आई क्या होती है, सेम होती है। ये आपको याद रखना है जो मैं लिख रहा हूँ बस, और कुछ याद नहीं रखना है इसमें। करंट सेम होती है, वोल्टेज डिफरेंट होती है, यानी अलग अलग होती है। ठीक, इतना याद कर लोगे, यही इसमें लिखा है केवल कि सीरीज में करंट सेम होती है, वोल्टेज अलग अलग होती है। ठीक है, यानी इस बल्ब में अलग वोल्टेज होगी, इसमें अलग वोल्टेज होगी, इसमें अलग वोल्टेज होगी, या रेजिस्टेंस जो भी है इनमें अलग अलग होगी। करंट तीनों में सेम होगी। 2 एम्पेयर की करंट आ रही है तो सब में 2 एम्पेयर की करंट जाएगी। ठीक, अगर 24 वोल्ट की बैटरी है, अगर वोल्टेज 24 आ रही है तो यहाँ पे अलग वोल्टेज होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी। ऐसे नहीं इक्वल डिवाइड होगी, इक्वल डिवाइड भी नहीं होती। जितने रेजिस्टेंस है उसी के हिसाब से डिवाइड होती है। यहाँ 2 हो सकती है, यहाँ 8 हो सकती है, यहाँ अलग हो सकती है, होगी, मगर तीनों को मिला के भी 24 वोल्ट ही होगा। ठीक है, अगर हम 24 वोल्ट दे रहे हैं तो इनमें तीनों में जो वोल्टेज होगी 24 वोल्ट ही होगी। मगर अगर इंडिविजुअल देखें, इसमें कितनी है, इसमें कितनी वोल्टेज होगी, तो वो अलग अलग होगी। ठीक, अभी जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको इजीली समझ में आएगा। अगर आपको सीरीज सर्किट समझना है ढंग से तो इसके लिए इसके न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल करोगे तो इसको ईजिली समझ लोगे आप। ठीक, तो हमने करंट देख लिया, सीरीज में वोल्टेज देख लिया। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है सीरीज के लिए, डायरेक्ट आपको ये याद रखना है, आर इक्वल टू जो भी रेजिस्टेंस होता है उनको डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस, अगर 3 रेजिस्टेंस यूज़ कर रखे तो तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अगर मान लो ये 2 का है, ये भी, ये 3 का है, और ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, तो इन सबको जोड़ देंगे। 4 है 3 7 है 2 9, तो टोटल 9 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा इस सर्किट का। ठीक, इसमें दिखाया भी है, देखो आपका करंट तो इन सब में सेम हो रही है, करंट इनमें सब में सेम जा रही है, मगर यहाँ पे वोल्टेज अलग है, इसमें V1 है, इसमें V2 है, इसमें V3 है, तो वोल्टेज सब में अलग अलग होगी। तो यह है सीरीज सर्किट। अब देखते हैं हम पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट की कुछ विशेषताएं भी है इसमें दी है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो, ईजी है ये भी। ठीक है, वही लिखा होगा, करंट सेम है सब में, वोल्टेज अलग अलग होगा। ठीक है, वही लिखा है इसमें। और सीरीज में एक चीज़ है, कोई भी एक सर्किट खुल जाएगा तो आगे करंट नहीं जाएगी। जैसे रेजिस्टेंस हमने बनाए थे, अगर मान लो ये रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस खुल जाए बीच से, तो आगे इसमें करंट नहीं जाएगी। चाहे ये खुल जाएगा तो आगे करंट नहीं जाएगी। यानी एक भी अगर बीच में ख़राब हो गया, जैसे आप लड़ी देखते हो, लड़ी सीरीज में होती है। ठीक है, तो एक भी बल्ब उसका ख़राब होता है तो सारे आगे के जो सारे बल्ब होते हैं वो जलते नहीं हैं। ठीक है, मगर पैरेलल में जैसे घर में होता है, एक बल्ब ख़राब होता है तो सारे बल्ब ख़राब नहीं होते। ठीक है, केवल उसी बल्ब बंद होता है और बाकी क्या होते हैं, बल्ब जलते रहते हैं। तो वो क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है, क्योंकि सब बल्ब में अलग अलग करंट जा रही है। मगर सीरीज में सब में एक ही करंट जा रही है, तो एक बंद होगा तो आगे वो करंट नहीं जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। अब आता है इसमें पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल मैंने आपको बता दिया था कैसा होता है पैरेलल, यानी सब में अलग अलग करंट डाल दो, बस पैरेलल हो जाएगा। ऐसे अगर यहाँ से करंट आई आ रही है तो इसमें अलग करंट जाएगी, इसमें अलग जाएगी, इसमें अलग, क्योंकि यहाँ पे जो मान लो यहाँ पे जो करंट आएगी वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी इस पॉइंट पे जाके। ठीक है, तो कुछ करंट यहाँ जाएगी, कुछ करंट आगे जाएगी, फिर ये जो करंट होगी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी। तो ये क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। मगर वोल्टेज सेम होगा, अगर यहाँ से 24 वोल्ट है तो यहाँ भी 24 होगी, यहाँ भी 24 होगी, यहाँ पे भी 24 होगी आपके। ठीक, तो यहाँ पे जो भी लिखा है वो मैंने बता दिया आपको, वोल्टेज के बारे में, करंट के बारे में। और टोटल रेजिस्टेंस इसमें कैसे निकालते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये है इसका। ठीक है, ये इसको इस ऐसे जोड़ते हैं, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से जोड़ते हैं इसमें रेजिस्टेंस। तो ये याद रखना, पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ने का ये फॉर्मूला है। सीरीज में हमारा डायरेक्ट था R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे। ठीक, वो मैंने अभी ऊपर आपको बता दिया। फिर इसके गुण मैंने आपको सब बता दिया। इसके करंट अलग अलग होगा, वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, कोई भी एक चीज़ ख़राब होगी तो दूसरी चीज़ ख़राब नहीं होगी, यानी वो चलती रहेगी आपकी तब तक। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसके गुण हैं, ये आपको इतना याद रखना है इसमें। ठीक, बाकी ये इसमें डिफरेंस है दोनों में, सीरीज पैरेलल में, ये मैंने आपको बता दिया। सीरीज में करंट कैसे होती है, सीरीज में सेम करंट होती है, पैरेलल में अलग अलग करंट होती है। सीरीज में वोल्टेज सेम अलग अलग होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ठीक, और बाकी सेम वही है कि एक चीज़ ख़राब होगी तो पूरा ख़राब हो जाता है सीरीज में, मगर पैरेलल में क्या होता है, एक ख़राब होता है दूसरा काम करते रहता है। इसमें जो मेन चीज़ है वो याद रखना कि सीरीज में प्रतिरोध बढ़ जाता है और
पैरेलल में प्रतिरोध घट जाता है। जैसे आपको पता है हमने 2, 3 और 4 को जोड़ा था तो टोटल 7 हो गया था, 9 ओम हो गया था प्रतिरोध, ठीक है। मगर इन्हीं को अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो ये कम हो जाएगा, 9 से कम आएगा आंसर, ठीक है। आप इसको चेक कर लेना, ट्राई कर लेना। तो सीरीज में जब हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो बढ़ता है और पैरेलल में जब जोड़ते हैं तो घटता है, ठीक है। तो ये है इसमें बस, तो इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसमें देख सकते हो, तो इसमें डिफरेंस जो भी होगा आप लिख सकते हो, पढ़ भी सकते हो, ठीक। बाकी मैंने इसको समझा दिया है आपको। अगला जो इसमें आता है किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, ठीक। तो दोनों नियम पढ़ लेते हैं इसको। क्या है 2 नियम? पहला नियम था कि क्या है, उसको बिंदु नियम या करण नियम बोलते हैं, ठीक। जैसे इस बिंदु पे क्या होगा, मान लो कोई पॉइंट ले लिया हमने, वहाँ पे आने वाली करंट, कितनी करंट आ रही है और कितनी करंट वहाँ से जा रही है, ये जा रही है, उन सब का सम कितना होगा, 0 होगा, ठीक। अगर मान लो यहाँ पे 2 आ रही है और यहाँ पे 10 आ रही है, टोटल 12, ठीक। यहाँ 2 और 10 के और ये आ रही है, ठीक है। ये 2 हो गया और ये हो गया 10, तो टोटल 12 एम्पियर करंट आ रही है इस पॉइंट पे। तो जो जो करंट जाएंगी वो भी 12 एम्पियर ही होगी, ठीक है। अब वो मान लो ये 3 हो सकती है, ये 4 हो सकती है, 4 है 3 7 और 5, ये 5 हो सकती है, तो टोटल कितना हो गया, 7 और 5 12, ठीक है। तो इसका मतलब है कि किसी भी जंक्शन या पॉइंट में आने वाली करंट बराबर होती है जाने वाली करंट। तो यही क्या है, किरचॉफ का पहला नियम है। इतना वैसा आपको याद रखना है, ठीक। जो इसने डायग्राम भी बनाया है उसमें भी क्या होगा, जैसे I1 आपकी I1 आ रही है, ठीक है। जैसे इसने लिखा हुआ है आपका, इसको देख लेते हैं डायग्राम को। I1 आ रही है आपकी, एक I4 आ रही है, I4 कहाँ है ये, और एक I5 आ रही है आपकी, ठीक। तो ये उसने लिखे हुए हैं। और जा कौन कौन से रही, I2, I3 और I6, ये जा रही हैं तो इसलिए उनको माइनस लिखा, तो उनका इक्वल टू 0, तो इन सबको जोड़ोगे तो 0 आंसर आएगा ये, ठीक। नेक्स्ट नियम देखते हैं हम। तो इसमें यही है, आपको केवल इतना याद रखना है, इजी है ये। नेक्स्ट देखते हैं। अगला इसमें आता है आपका किरचॉफ का जो सेकंड नियम है। सेकंड नियम क्या है किरचॉफ का, मैथ्स का नियम बोलते हैं इसे, ठीक है। मैथ्स लॉ बोल लो या वोल्टेज लॉ बोल लो, ठीक है। तो इस नियम में क्या है, अगर मैं एक सिंपल सा सर्किट बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये हमने एक बैटरी यूज़ कर रखी है इसमें, चलो 2 बैटरी लगा देते हैं, ठीक। और इसमें हमने क्या कर दिया, 2 या 3 रजिस्टेंस लगा दिए, ठीक है। 3 रजिस्टेंस लगा लिए, R1 R2 R3। मैं डीपली समझा रहा हूँ इसको आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे E1 ये वोल्टेज हो गया, सोर्स हो गया, ये E2 वोल्टेज सोर्स हो गया। तो वोल्टेज या मैथ्स नियम क्या होता है इसमें, कि हमने जितनी वोल्टेज अप्लाई करी है, ठीक है, अप्लाई की गई वोल्टेज इक्वल होती है जो इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, ठीक है। वह हमेशा इक्वल होता है। अगर हमने 40 वोल्ट अप्लाई किया है, मान लो 20 की है, 20 की है, तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी 40 ही होगा। यही आपका क्या है, मैथ्स नियम है, मैथ्स लॉ है, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है और इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, उन सब का सम कितना लिखा है उसने, 0, ठीक। तो 0 आ ही जाएगा। जितना हमने अप्लाई किया है 40 वोल्ट, उतना ही ये वोल्टेज ड्रॉप करेंगे 40, तो 40 माइनस इन दोनों का अगर इनका हम सम करेंगे, एलजेब्रिक सम जो होता है इनका वो 0 होता है, तो 40 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये अगर 40 है और ये भी 40 है, तो 40 बराबर 40, तो क्या हो जाएंगे, डिफरेंस इनका कितना हो जाएगा, 0, ठीक। ठीक। तो आपको ये मैथ्स नियम आ गया होगा समझ में, यानी जितना हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और जितना उनके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, उनका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो ये इसका सेकंड नियम है आपका, मैथ्स नियम या वोल्टेज नियम बोलते हैं इसे।
अब ये मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ कि कैसे करते हैं इसको। जब कोई सर्किट आता है हमारे पास तो उसमें हम ये मैथ्स जो लॉ है उसको लगाते कैसे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में इसके नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको, जिसमें हम ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल देखेंगे, किरचॉफ के देखेंगे, व्हीटस्टोन के न्यूमेरिकल देखेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। आज हम केवल उनको सॉल्व कैसे करते हैं, यानी इसका सर्किट में अप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक। तो एक ये सर्किट दिया है इस बुक में, इस पे ही हम क्या लगाते हैं, मैथ्स जो नियम है वो लगाते हैं आपका, ठीक है। क्योंकि मैथ्स का जो लॉ लगता है हमेशा क्लोज सर्किट में लगता है। तो ये आपको दिख रहा होगा एक क्लोज सर्किट है, पूरा बंद सर्किट है ये एक, ठीक। ये पूरा एक बंद सर्किट है। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो समझना क्या है। मैं इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि जैसे I1 R1 हमें माइनस में लिया है, I4 R4 हमने प्लस में लिया है, E2 माइनस में ले रखा है, E1 प्लस में ले रखा है। तो यही हमें चेक करना है कि कब हमें प्लस लेना है, कब हमें माइनस लेना है, ठीक है। तो हमें क्या, मैंने अभी बताया जो मैथ्स का नियम लगता है वो हमारा एक क्लोज सर्किट में लगता है। क्लोज सर्किट में हम क्या लगाते हैं, लूप लगाते हैं। मान लो हमने इसको ऐसे लगा लिया लूप इसमें, ठीक है। लूप हम करंट की डायरेक्शन में भी बना सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में बना सकते हैं। मैंने देखा कि ए से जो करंट जा रही है वो ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है। तो मैंने लूप भी ऐसे ही बना लिया आपका, ठीक, ऐसे ऐसे इसमें करंट जा रही है तो मैंने लूप भी इस तरीके से बना लिया, ठीक। अगर हमारा लूप ऐसे चल रहा है और करंट भी वैसे चल रही है तो हम उसको ले लेते हैं माइनस में, ठीक। तो ले लेते हैं माइनस में। तो माइनस में लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमारा क्यों लेते हैं माइनस में, क्योंकि अगर हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है आपका, तो करंट कम होगा आपका, ठीक है। तो हम क्या लेंगे आपका माइनस में I1 R1, ठीक है। फिर हम आगे गए, हमारे पास ये वाला आया, ये वाला। तो यहाँ पे भी हम उधर ही हम भी ऐसे ही चल रहे हैं, करंट भी ऐसे ही चल रही है हमारे साथ, ठीक है। तो इसको भी माइनस में लेंगे, क्या आएगा ये I2 R2 माइनस का I2 R2, ठीक। फिर हमारे पास आई बैटरी, ये E1 वाली बैटरी, नहीं E2 है ये, ठीक है, E2 वाली बैटरी। तो हम ऐसे आ रहे थे, ऊपर से नीचे को ऐसे आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, ठीक। तो बैटरी का जो ये है पॉजिटिव वाला टर्मिनल पहले आ रहा है और ये दूसरा वाला नेगेटिव वाला बाद में आ रहा है। ये आपको दिख रहा होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक। तो पॉजिटिव पहले आ रहा है, नेगेटिव बाद में आ रहा है। तो क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव पहले आ रहा है और नेगेटिव बाद में आ रहा है तो हम माइनस में लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस का E2, ठीक। E2 माइनस में ले लिया। फिर हम आगे गए, फिर हम यहाँ से आगे गए, ऐसे ऐसे आगे गए इस साइड को, करंट भी इधर ही जा रहा है, आपको दिख रहा होगा I3 भी इधर ही को आ रहा है, ठीक है। I3 भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस साइड मतलब हमने लूप भी उसी डायरेक्शन में बनाया अंदर, ठीक। तो यहाँ पे भी हमने बोला हम भी लूप के साथ चल रहे हैं ना, जहाँ करंट जा रहा है वहीं हमारा लूप भी चल रहा है। तो इसमें भी माइनस आएगा, माइनस का क्या I3R3, ठीक। अब फिर यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ जाएगा, करंट हमारा ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, नहीं करंट अब क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसे हो गई, अब नीचे की तरफ हो गई ऐसे। ये I4 यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे जो I4 की डायरेक्शन नीचे की तरफ, मगर हमारा लूप कैसा है, ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो क्या होगा, अब प्लस आएगा आपका, प्लस, क्योंकि R4 है तो R4 में ड्रॉप जो होगा I4R4, ठीक। फिर हम ऊपर गए, यहाँ पे एक बैटरी पड़ रही है आपकी, ये आपको बैटरी दिख रही होगी यहाँ पे, ये E1 बैटरी है। अब हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, हमारा लूप ऊपर की तरफ चल रहा है, करंट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो बैटरी का अब कौन सा सिरा पहले पड़ रहा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव पहले पड़ रहा है, तो अब हम इसको लेंगे पॉजिटिव E1। और इन सब का सम कितना होगा, जीरो। मैंने अभी बताया था कि जितना भी इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा उन सब का सम कितना होगा, जीरो। ये सब क्या है, I1 R1 ये सब ड्रॉप है, यानी जैसे इस करंट R1 पे गई वहाँ पे कुछ वोल्टेज खर्च हो गई, जैसी I2 पे यहाँ पे गई वहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया, वहाँ पे खर्च हो गई, कुछ यहाँ पे गए यहाँ पे खर्च हो गया, कुछ यहाँ पे गए वहाँ खर्च हो गया। तो इन सब का सम कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इस तरीके से ये निकाला इन्होंने, ठीक। नेक्स्ट जो आपको दिख रहा होगा, इसमें एक इक्वेशन लिखी हुई है, तो I1 माइनस
E1 माइनस E2, तो E1 E2 को उधर लेके गए तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इन सबका सम कितना हो गया, 0 आ गया आपका। ठीक है, सबका सम 0 हो गया। या E2 को भी इधर ले जा लो, ठीक है, E2 को भी दूसरी साइड ले जाओ, E1 को भी दूसरी साइड ले जाओ बराबर के, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी सिंपल। तो ये हो गया आपका मैथ्स, मतलब हम लूप कैसे लगाते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल जो होंगे कल करेंगे हम। इसी तरीके से आप न्यूमेरिकल भी होंगे, ऐसे ही हमें लूप लगाना पड़ेगा, उसी से आपके इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, अब हम देखते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज किसे बोलते हैं? मेनली हम सीधा इसमें ये याद रखेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज हम यूज़ क्यों करते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज हम यूज़ करते हैं अज्ञात रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, जैसे हमारे पास इसमें P है, Q है, S है और R, 4 रेजिस्टेंस हमारे पास। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसमें से किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लो Q की वैल्यू हमें निकालनी होगी कि Q कितने ओम का रेजिस्टेंस है, बाकी तीनों की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज में रखते हैं, लगाते हैं उनको, ठीक है, चारों को, और उसमें क्या करते हैं, यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करते हैं या करंट अप्लाई करते हैं। ठीक, तो ये जो बीच में आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे लगा रखा हमने गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सेट करते हैं हम, इसको इस तरीके से सेट करते हैं, इस चारों रेजिस्टेंस को एक ब्रिज बना के इस तरीके से सेट करते हैं कि हमारा जो ये बीच वाला है ना, ये बीच वाली लाइन, इस पर कोई करंट ना जाए। ठीक है, तो उसको हम ऐसे सेट करते रहते हैं, क्योंकि ये कनेक्ट है तो इसके अंदर करंट जाएगी जानी है। ठीक है, तो वो हमें दिखाता है गैल्वेनोमीटर इसलिए यूज़ कर रखे कि वो हमें करंट दिखाता है वहाँ पे कि करंट आ रही है या नहीं आ रही। तो हम इन चारों की वैल्यू को व्हीटस्टोन ब्रिज से इस तरीके से सेट करते हैं कि बीच में कोई करंट ना जाए, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना जाए। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब हमने ऐसे सेट कर दिया कि बीच में कोई करंट नहीं जाएगी, तो हम इसको बोलते हैं ये हमारा जो ब्रिज है ये संतुलित हो गया यानी बैलेंस हो गया। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस इसका एक फॉर्मूला है, तो उसमें क्या करते हैं, इनका रेशियो R/P इक्वल टू S/Q, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं केवल, और इससे हमारा अज्ञात रेजिस्टेंस निकल जाता है। इतना आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, R/P और Q/S, ये रेशियो याद रखना है हमें। ठीक है, तो हमें Q की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से Q बराबर कितना हो जाएगा, तो जो हम Q की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो R इंटू Q इक्वल टू हो जाएगा S इंटू P। ठीक, तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S इंटू P/R। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे सॉल्व करके आ गया आपका ये, तो Q की वैल्यू आ जाएगी। इन जो तीनों की वैल्यू है उनको हम क्या करेंगे, पहले P और S की, क्योंकि इनकी वैल्यू तो हमें पता है, मान लो ये 2 है, ये 3 है, तो 3 2 जा 6, और R की वैल्यू अगर मान लो 2 है तो 2 6/2 यानी 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यही है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्यों यूज़ करते हैं हम, अज्ञात रेजिस्टेंस की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, जो भी अननोन रेजिस्टेंस होता है उनकी वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज या यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई करंट फ्लो ना हो, तब तक हम इसको सेट करते रहते हैं। एक बॉक्स जैसा आता है एक मीटर, उसमें लगाते हैं हम। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट जो इसमें आपको दिख रहा होगा, जो बुक के हिसाब से देखें तो बुक के हिसाब से यहाँ पे S जो है अज्ञात रेजिस्टेंस था, इसलिए S की वैल्यू निकाली है इसने। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, R/P S/Q। ठीक, तो यहाँ से S की वैल्यू उसने निकाली, मैंने Q की निकाली, क्योंकि मैंने Q अननोन माना, उसने S अननोन माना है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला ये लिख लेना। ठीक है, यही हमारा यूज़ होगा न्यूमेरिकल में। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट, इसमें आता है संट थ्योरी। संट थ्योरी क्या होता है, ठीक है, संट थ्योरी। तो संट थ्योरी का मतलब हमारा होता है, जैसे हमारे मीटर होता है, गैल्वेनोमीटर हो गया, ठीक है, या एम्पियर मीटर जो करंट नापने के लिए यूज़ होता है। गैल्वेनोमीटर क्या यूज़ किस यूज़ के लिए आता है, ये हमें करंट को प्रेजेंट बताता है कि हमारे सर्किट में करंट है या नहीं है। और एम्पियर मीटर क्या करता है, करंट को नापता है कि कितने एम्पियर करंट आ रही है। दोनों में ये डिफरेंस है, ये करंट बताता है केवल। ठीक है, इसमें सुई होती है, वो हिलेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस लाइन में करंट है या नहीं है। और एमीटर लगाएंगे तो उसमें वो बता देगा कितने एम्पियर करंट है। ठीक है, ये याद।
तो शंट थ्योरी का मतलब ये होता है कि हम इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, पैरेलल हो गया ना, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है ये पूरा, उसके पैरेलल में यहाँ से हमने क्या करा, ये रेजिस्टेंस लगा दिया नीचे। इससे क्या हो जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगी, कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगी, कुछ करंट नीचे जाएगी। तो करंट, इसका मतलब शंट में, तो शंट में लगाने से क्या होता है, इसकी गैल्वेनोमीटर की रेंज को हम बढ़ा सकते हैं। शंट में इसलिए लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के कि उससे हमारे क्या हो जाए, रेंज बढ़ जाए। रेंज का मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाए, वो ज़्यादा करंट को डिटेक्ट करेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला आता है इसमें एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए। एमीटर की रेंज भी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके पैरेलल में हमें क्या होगा, रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, जैसे हमने गैल्वेनोमीटर के उसमें लगाया, ठीक है। तो रेंज बढ़ाने का मतलब ज़्यादा एम्पियर की करंट क्या करेगा, को मेजर कर सकता है। वैसे हमारा वोल्ट मीटर रेंज बढ़ाने के लिए आएगा। तो वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है। रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे, तो वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं, ठीक। इतना आपको याद रखना है। तो वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए सीरीज में कनेक्ट करते हैं हम रेजिस्टेंस को, ठीक है। वोल्ट मीटर के सीरीज में, जैसे वोल्ट मीटर है तो उसके सीरीज में हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। जितना बड़ा रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे उससे उतनी उसकी रेंज क्या होगी, बढ़ती रहेगी, ठीक। उसके बाद ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V/IM, कितना हमें रेजिस्टेंस लगाना है इसमें, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें याद क्या रखना है, वोल्ट मीटर की अगर हमें रेंज बढ़ानी तो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे, और एमीटर की रेंज बढ़ानी तो उसके लिए पैरेलल में लगाएंगे, और गैल्वेनोमीटर की रेंज बढ़ानी है तो उसके भी पैरेलल में लगाना है, ठीक। तो ये था आपका रेंज बढ़ाने के लिए। आज के लिए इतना ही था केवल, ठीक। जो नेक्स्ट इसमें आपके न्यूमेरिकल हैं, जो मैं आपको कल सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो इसमें जो न्यूमेरिकल होंगे आपके ओम्स लॉ से और व्हीटस्टोन ब्रिज से और क्या किरचॉफ के नियम से कुछ न्यूमेरिकल होंगे, ठीक। उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आप इनको जितना मैंने आज पढ़ाया उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको आपको समझा दिया है, तो उसके उसी बेस पे आप न्यूमेरिकल में होंगे। तो थैंक यू।